Hello guys, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ उसामा एंड इन टुडेज़ वीडियो मैं आपको जो है कंप्लीट गाइड के बारे में बताऊंगा, कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा स्टडी इन फ्रांस का। स्टडी इन फ्रांस के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये इस वीडियो में जो है आपको तकरीबन सारी ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीक में जो है मैं पूरे वीक फ्रांस के बारे में ही वीडियोस बनाऊंगा, तो इसमें आपके जो है वो सारे ही जो है वो चीज़ें कवर हो जाएगी फ्रांस की स्टार्ट से लेके एंड तक। अब आज की वीडियो में जो है मैं एक जो है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट गाइड जो है आपको बताने जा रहा हूँ फ्रांस के बारे में। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैंने फ्रांस में अप्लाई करना है लेकिन मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, तो इसमें आपको जो है तकरीबन सारी ही चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, यूनिवर्सिटी से लेके फ्रांस से लेके वीज़ा तक। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपने यूरोप में अप्लाई करना है लेकिन कौन सी कंट्री में अप्लाई करना है, तो फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है स्लाइड्स बनाए हैं आपको समझाने के लिए, और वन बाय वन जो है मैं सारे जो है एरियाज़ जो है वो कवर करके आपको समझाऊंगा और कम्प्लीटली आपको गाइड करूंगा कि फ़्रांस में अगर आपने पढ़ना है तो आपने क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्या प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले जो है क्वेश्चन आता है कि फ़्रांस ही क्यों, इतनी सारी जो है कंट्रीज़ है दुनिया में, हम फ्रांस ही क्यों पढ़ने जाएं। तो फ्रांस जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है और इसमें जो है आपके पास दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो है वो लोकेट है। जैसे कि अगर बिज़नेस से रिलेटेड कोर्सेज़ की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसमें जो टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फ्रांस में है। बाकी जो जिस फील्ड से रिलेटेड अगर आप किसी और में पढ़ना चाहते हैं तो ओवरऑल भी जो है फ्रांस में टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ लोकेटेड है, जिसमें से जो है फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, पीएसएल एक यूनिवर्सिटी है, फिर आपके पास जो है सोरबोन एक यूनिवर्सिटी है। तो ये इस तरह से जो है फ्रांस में टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी लोकेटेड है, जिनकी रैंकिंग जो है वो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है बहुत अच्छी है। अब जैसे मैंने आपको बताया फ्रांस जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री का मतलब है कि आपकी ये कंट्री जो है वो शेंजन वीज़ा आपको प्रोवाइड करेगी। शेंजन वीज़ा के थ्रू जो है आप 26 कंट्रीज़ में जो है वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर आप जो है फ्रांस का वीज़ा लेते हो, अगर आप फ्रांस जाते हो स्टडी वीज़ा पे, तो आप जो है सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की कंट्रीज़ में जो है वीज़ा फ्री जा सकते हो। अगर आप ट्रैवलर हो, आपको ट्रैवलिंग का शौक है, तो ये आपके पास एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि एक ही कंट्री के वीज़े में जो है आप काफ़ी सारी कंट्रीज जो है वो घूम सकते हो। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो फ्रांस जो है वो सेकंड बेस्ट इकोनॉमी है यूरोप की। तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी अच्छी कंट्री है। बेस्ट इकोनॉमी मींस के यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, यहाँ पे जो है इनके पास जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी ज़्यादा होंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी। तो आपको जो है ये पॉइंट्स भी माइंड में रखने चाहिए कि क्यों हम फ्रांस के लिए जा रहे हैं। तो इसमें जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब अगर हम जो है अब बात करें अपॉइंटमेंट्स की, अब जैसे आप कहते हो कि जर्मनी तो फर्स्ट बेस्ट जो है वो कंट्री है, फर्स्ट बेस्ट इकोनॉमिकली जो है वो बेस्ट कंट्री है, तो हम जर्मनी क्यों ना जाए। तो आप जर्मनी ज़रूर जाइए, लेकिन जर्मनी के ये इशू चल रहा है कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का इशू है। अब वहाँ पे आप स्टूडेंट्स को 2-2 साल अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती और वो 2 साल जो है वेस्ट करके फिर कहीं और जाने की जो है वो कोशिश करना है। तो जर्मनी में जो है आपके पास फ़िलहाल अपॉइंटमेंट्स का इशू चल रहा है और आगे भी चलेगा, क्योंकि रश बढ़ ही रहा है, रश कम नहीं हो रहा। पाकिस्तान से जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। फ़िलहाल जो है फ्रांस का अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है, लेकिन अनकरीब इसमें भी आगे आने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रुझान जो है यहाँ पे फ्रांस की तरफ अभी आ रहा है। तो इसमें फ़िलहाल तो इशू नहीं है एज सच अपॉइंटमेंट का, जो कि इसका बेनिफिट है। लेकिन आगे जो है 1 साल में, 2 साल में जो है इसमें अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ डेफ़िनेटली आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है फ्रांस के लिए अप्लाई करने वाले हैं। मैंने जो है फ्रांस की आपको जो है काफ़ी सारी तारीफ़ें कर दी है, लेकिन अगर मैं आपको फ्रांस के बारे में गाइड कर रहा हूँ, स्टडी इन फ्रांस के बारे में, और मैं आपको जो है कंप्लीट डिटेल्स बता रहा हूँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सारी डिटेल्स कंप्लीटली बताऊँ, ना कि बाकी जो है वो कंसल्टेंट्स की तरह या बाकी यूट्यूबर्स की तरह जो कि सिर्फ तारीफ़ें ही बताते हैं, ताकि जो है आप उनके थ्रू प्रोसेस करवाओ, उनको पेमेंट करो। नहीं, लेकिन आपको जो है वो सच जानना भी आपको ज़रूरी है। अगर आप फ्रांस जाना चाहते हो पैसे कमाने के लिए, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, अगर आप ये सोचते हो कि आपकी जो है वो पार्ट टाइम जॉब से आपके ट्यूशन फ़ी कवर हो जाएगी, अगर ट्यूशन फ़ी आपकी ज़्यादा है, पब्लिक यूनिवर्सिटी की नहीं है, या आपके लिविंग एक्सपेंसेस है वो कवर हो जाएंगे पार्ट टाइम जॉब से, तो ये जो है आपकी एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि फ्रांस में जो है आपका स्केजुअल्स जो है वो काफ़ी टाइट होते हैं। आपकी क्लासेस जो है वो 8 AM 9 AM से लेकर 5 PM 6 PM तक चलती रहती है। तो आपका जो है वो तकरीबन सारा दिन आपके क्लासेस में ही चला जाता है। तो इसमें आपके पास बहुत ही मिनिमम और रेयर चांस होता है कि आपको पार्ट टाइम जॉब मिले
और एक तो अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी नहीं आती तो आपके लिए जॉब जो है वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपके पास जो है वो आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए, आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी और आपकी ट्यूशन फ़ी भी, अगर आप फ्रांस जाना चाहते हो या फ्रांस जाने का सोच रहे हो। अगर आप जाते हो इस उम्मीद पे कि आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके, जैसे कि आप यूके में करते हो, ऑस्ट्रेलिया में करते हो, यूएस में करते हो, जर्मनी में करते हो, वहाँ पे आपको जो है वो अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं पार्ट टाइम जॉब से। तो अगर वहाँ पे आप इस वहाँ का सोच के यहाँ पे जा रहे हो कि आपको यहाँ पे भी मिलेगी, तो आप जो है ये गलती कर रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे आपके जो है वो स्टडीज़ काफ़ी टफ़ होती है एज़ कम्पेयर टू यूके वगैरह। यहाँ पे आपका स्केजुअल भी टफ़ होता है और आपको जो है वो पार्ट टाइम जॉब मिलने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम होते हैं और आपको जो है अपने एक्सपेंसेस वगैरह खुद ही करने होते हैं, अनलेस कि आपको स्कॉलरशिप मिले। स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है स्कॉलरशिप की, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे स्लाइड में। लेकिन यहाँ पे आप ये बात समझ लें कि अगर आप फ्रांस जाना चाहते हो तो आपके पास जो है वो इनफ फंड्स होने चाहिए। आपको जो है वो जस्ट प्योरली एकेडमिक पर्पस के लिए ही जाना चाहिए। आप अगर पैसे कमाने की उम्मीद से जा रहे हो कि मैं स्टडी भी करूँगा और पैसे भी कमाऊँगा, तो आप जो है ये भूल जाए। पार्ट टाइम जॉब्स मिलना वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है, तो ये अभी आपको जानना ज़रूरी है। आप जब ऐसे ब्लाइंडली जो है वो किसी को भी कंसल्टेंट्स वगैरह को फॉलो करके जो है वो अप्लाई मत करें। आप खूब सोच समझ के देख के अप्लाई करें और आप के पास अगर बजट है तो फिर आप ऐसी कंट्री में अप्लाई करें जहाँ पे आपको जो है पार्ट टाइम में आपके एक्सपेंसेस कवर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब मिलना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये थी फ्रांस के पार्ट टाइम जॉब्स की सिचुएशन। और आपने फ़ी वगैरह मैनेज करनी है तो वो आपने ख़ुद ही करनी है अपने ही पैसों से। वो पार्ट टाइम जॉब से आपकी कवर नहीं होनी आपके एक्सपेंसेस। तो ये भी मेरा बताना फ़र्ज़ था, तो मैंने ये आपको बता दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, कि फ्रांस में जो है आपके पास कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और फ़ीस क्या होते हैं। तो फ्रांस में जो है आपके पास जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती है। पब्लिक यूनिवर्सिटी मींस कि आपके पास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह आपके पास जर्मनी में होती है, वहाँ पे तो एजुकेशन आपके पास फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ते हो। लेकिन फ्रांस में जो है आपके पास एजुकेशन फ्री नहीं है, इसमें आपको जो है फ़ीस देनी पड़ती है अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ रहे हो। लेकिन उसकी फ़ीस जो है वो बहुत कम होती है अगर आप कंपेयर करो यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से। तो उसके मुकाबले जो है इसकी फ़ी बहुत ही मिनिमम है, जो कि 270 यूरोस के अराउंड से स्टार्ट होती है और जाती है 4000 यूरोस तक मैक्सिमम। तो अगर इसमें आपके पास जो है 1500 यूरो की यूनिवर्सिटी भी है या अगर 1000 यूरो की यूनिवर्सिटी भी है, तो वो तो दूसरे कंट्रीज़ के जो है वो कंपैरिजन में तकरीबन फ्री ही है। तो इसलिए ये आपके पास जो है वो बेस्ट ऑप्शंस है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो ऑब्वियसली एडमिशन थोड़ा सा मुश्किल से मिलेगा एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। फिर अगर हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो ग्रांडेस कॉलेज जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती है इसमें फ्रांस में। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो फ़ीस होते हैं वो रेंज करते हैं 5000 यूरो से 20,000 यूरोस पर ईयर तक। तो आपके पास जो है वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें आ जाती है, फिर काफ़ी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाते हो तो आप ये माइंड में रखिए कि आप जो है चीप यूनिवर्सिटी का ऑप्शन चूज़ करो, क्योंकि आपको जो है वो फ़ी मैनेज कर में फिर आगे बहुत मुश्किल आएगी। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ की एवरेज फ़ी जो अभी आजकल चल रही है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, वो 10,000 के आसपास ही चल रही है। तो आप जो है किसी मिनिमम फ़ी वाली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो अगर आप जाते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो है आपके पास थर्ड टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी भी है, जो क्या होते हैं स्पेशलाइज्ड स्कूल। अब ये स्पेशलाइज्ड स्कूल जो है वो उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, मींस के प्रैक्टिकल होता है। जैसे यहाँ पे डिप्लोमा वगैरह पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे 3 इयर्स का पाकिस्तान में, एफएससी के बाद इस तरह जो है वहाँ पे भी वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के स्पेशलाइज्ड स्कूल होते हैं। तो उसमें स्पेशलाइज्ड स्कूल में आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन के प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन उसमें आपके पास डिसएडवांटेज ये होता है कि उसमें फ़्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं। तो आपको जो है वो फ़्रेंच लैंग्वेज उसके लिए सीखनी पड़ेगी अगर आप स्पेशलाइज्ड स्कूल में जाना चाहते हो। और उसमें जो है आपके पास वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छा नहीं है, उसका वीज़ा रेशो काफ़ी कम है स्पेशलाइज्ड स्कूल के जो वोकेशनल ट्रेनिंग जहाँ पे दी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ कैटेगरी की, तो फोर्थ कैटेगरी में आ जाते हैं पीएचडी स्टूडेंट्स। अब किस कंट्री में जो है वो पीएचडी को एज ए स्टूडेंट कंसिडर किया जाता है और किसी कंट्रीज़ में जो है पीएचडी स्टूडेंट्स को जो है एज अ जॉब एम्प्लॉई कंसिडर किया जाता है। तो फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे
पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को जो है वो एज अ एम्प्लॉई जो है वो कंसिडर किया जाता है, पीएचडी को वहाँ पे एज अ जॉब देखा जाता है। तो आपको जो है वहाँ पे डेफिनेटली सैलरी भी मिलेगी, और सैलरी अगर आप पीएचडी करते हो तो आपकी तकरीबन 1500 से लेके 2000 3000 यूरोस पर ईयर तक हो सकती है। अगर आप फ्रांस में पीएचडी पढ़ते हो तो आपके पास फ्रांस में पीएचडी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। पीएचडी आपको जो है वो एज एन जॉब जो है वो कंसिडर की जाएगी वहाँ पे। अब ये पब्लिक यूनिवर्सिटी की जो मैंने आपको फ़ी बताई है, ये भी पर ईयर ही फ़ी आपकी होती है। इसके साथ मैंने पर ईयर नहीं लिखा, तो आपने कन्फ्यूज़न नहीं होना, इसकी फ़ी पर ईयर ही होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि फ़्रांस में कौन से इंटेक्स और क्या डेडलाइंस है, तो फ्रांस में जो है वो 2 इंटेक्स होते हैं। एक होता है सितंबर इंटेक और एक होता है जनवरी इंटेक। सितंबर इंटेक जो है वो मेन इंटेक होता है। सितंबर इंटेक में आपके पास तकरीबन सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एडमिशन्स ओपन कर लेती है, और तकरीबन सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी एडमिशन ओपन कर देती है। तो इसमें आपके पास जो है काफ़ी सारे चॉइसेस होते हैं कोर्स के, और आपके पास काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के चॉइसेस भी होते हैं सेलेक्ट करने के लिए। तो इसमें जो है आप अपने मर्ज़ी का कोई सा भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी के कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आपके पास जो है अच्छे खासे ऑप्शंस होंगे अगर आप जो है सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करते हो। अब सितंबर इनटेक के लिए आपने कब अप्लाई करना है? सितंबर इनटेक के लिए आपने अप्लाई करना है पिछले साल अक्टूबर से लेके नेक्स्ट ईयर के मई तक। अब फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई करना है सितंबर 2025 इनटेक के लिए, तो मैंने जो है एप्लीकेशन अपना स्टार्ट करना है 2024 के अक्टूबर से, और मैंने जो है लास्ट डेडलाइन जो यूनिवर्सिटीज़ की होती है वो होती है मई। लेकिन ये मई जो है वो किसी न किसी यूनिवर्सिटीज़ की लास्ट डेडलाइन होती है। किसी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन जो है वो जनवरी भी हो सकती है, फेब भी हो सकती है, मार्च भी हो सकती है, लेकिन मई जो है वो तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ की फिर आखिरी जो है वो डेडलाइन होती है। तो आपने जो है माइंड में रखना है कि अब जैसे ही अगर आपके इंटेंशंस बनते हैं कि मैंने पढ़ना है और मैंने अप्लाई करना है सितंबर के इनटेक के लिए, फॉर एग्जांपल सितंबर 2025 के लिए, तो आपने अपना प्रोसेस अक्टूबर से ही स्टार्ट कर लेना है, और आप कोशिश करें कि दिसंबर तक आप अप्लाई कर ही लो, मस्ट बाय हुक एंड बाय क्रुक। अब आपने सितंबर के लिए अगर माइंड में रखा है 2025 के, तो आप अभी से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। और उसके अलावा अगर हम दूसरे इनटेक की बात करें जो कि होता है जनवरी इनटेक। अब जनवरी इनटेक में जो है आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं जून जुलाई से, और फिर आगे फर्दर अक्टूबर नवंबर तक ही जो है वो ओपन रहते हैं, क्योंकि जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस स्टार्ट होती है फेब से, कुछ की होती है जनवरी से, कुछ की होती है मार्च से। तो वो जो है डेडलाइन वेरी करती है। लेकिन जो है अगर आप स्टार्ट की बात करोगे, एडमिशन्स स्टार्ट कब होते हैं, तो वो होते हैं जून जुलाई से, और फिर चलते हैं दिसंबर तक, जो कि जनवरी इनटेक के लिए एडमिशन्स होते हैं। अब जनवरी इनटेक के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो उसमें आपके पास जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन होते ही नहीं है, तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। तो आपको जो है मजबूरन जस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही जाना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि आप जाए सितंबर इनटेक में, ताकि आप जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाए और आपको जो है वो फ़ी वगैरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, आप मिनिमम फ़ी पे जो है फ्रांस में पढ़ सको। उसके बाद अगर हम बात करें कोर्सेज़ की, तो इसमें आपके पास जो है वो काफ़ी सारे कोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल होंगे। आपके पास जो है इंजीनियरिंग के रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज़ हैं फ्रांस में, आपके आईटी के रिलेटेड है, मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज़, नेचुरल साइंसेज़, ये सारे कोर्सेज़ जो है वो आपके पास अवेलेबल है, और ये सारे जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते हैं। इंग्लिश टॉट कोर्सेज़ ही है। ये एक अच्छी बात है कि आपको जो है वो फ्रेंच में पढ़ना लाजमी नहीं है कि आप पढ़ो, आप जो है इंग्लिश में पढ़ सकते हो, जो कि फुली टॉट इंग्लिश प्रोग्राम्स होंगे, और आप उसमें एडमिशन करोगे और उसके बेस पे आप जाओगे और वहाँ पे आप वो पढ़ोगे। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं एमबीबीएस, तो वो आपको फिर उसके लिए फ्रेंच लैंग्वेज मस्ट है, उसके लिए आपको फ्रेंच लैंग्वेज देनी पड़ेगी टेस्ट, और उसका जो है सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी अगर आप एमबीबीएस फ्रांस में पढ़ना चाहते हो। लेकिन उससे अलावा अगर आप मेडिकल के रिलेटेड और फील्ड्स पढ़ना चाहते हो, तो वो आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। आप जो है उसके लिए फ्रेंच लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होगी, आप जस्ट इंग्लिश में ही वो पढ़ सकते हो। आपने कोर्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, कैसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कैसे आपने जो है अपना ईयर सेलेक्ट करना है, वो सारा जो है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो आपको मैं कल नेक्स्ट वीडियो उस पर मैं स्पेशली बनाऊंगा कोर्सेज़ के लिए, कि आपने यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करनी है, आपने कोर्स कैसे सर्च करना है, आपने जो है इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स कैसे सर्च करने हैं। तो उसके लिए जो है मैं डिटेल वीडियो कल बनाऊंगा, और कल मैं ही अपलोड कर दूंगा। तो उसमें जो है आप पूरा देख सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप फिर अपना रिसर्च करके अच्छे से यूनिवर्सिटीज़ अपने चूज़ कर सकते हो, अपने कोर्सेज चूज़ कर सकते हो, और नोट डाउन कर सकते हो कि इसके लिए मैंने अप्लाई करना है।
अब ये हो गई कोर्सेज़ की बात। उसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरेशंस की, तो कोर्सेज़ के ड्यूरेशन जो हैं वो होते हैं, बैचलर्स के लिए अगर आप जाते हो तो वो आपका होता है 3 इयर्स का राउंड। जैसे कि आपके पास यूके में 3 इयर्स का बैचलर होता है, इसी तरह फ्रांस में भी 3 इयर्स का बैचलर्स होता है, जो कि 180 ईसीटीएस जो है वो कवर करता है। लेकिन आपके पास कुछ ऐसे बैचलर्स भी है जो कि 4 इयर्स के हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप 3 इयर्स में जाना चाहते हो या 4 इयर्स वाले बैचलर्स में जाना चाहते हो। लेकिन जो है आपको 3 इयर्स वाले में ही जाना चाहिए कि आपका जो है वो कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाए और आपके लिए एक एडवांटेज हो, 1 साल आपका बच सके और 1 साल का आपका एक्सपेंस भी बच सके। अब अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स फ्रांस में होता है 1 साल का या 2 साल का, लेकिन जो है ऑन एवरेज मेजॉरिटी जो है वो 2 साल का ही होता है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है वो पाकिस्तान में बैचलर्स कर चुके हो और आपके पास जो है काफ़ी सारा वर्क एक्सपीरियंस है, तो फिर आप 1 साल के मास्टर्स में भी जा सकते हो। 1 साल के मास्टर्स को जो है वहाँ पे M1 कहते हैं, जो कि मास्टर्स का फर्स्ट ईयर होता है, और सेकंड ईयर मास्टर्स को जो है M2 कहते हैं। तो ऑन एवरेज जो है वहाँ पे जनरली जो है 2 इयर्स का मास्टर्स होता है, लेकिन 1 ईयर का मास्टर्स भी हो सकता है और आप 1 ईयर के मास्टर्स के लिए भी जा सकते हो। लेकिन 1 ईयर के मास्टर्स में फिर ये होता है कि आपको जो है वो फ़ी 2 साल की ही 1 साल में देनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा फ़ी होगी। और अगर 2 साल का मास्टर्स है, अगर आप प्राइवेट में पढ़ते हो, तो फिर आपको जो है वो वही फ़ी जो है वो 2 साल में देनी पड़ेगी। अब ये थी कोर्स की ड्यूरेशंस। उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो इसमें आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए जाते हो तो आपके लिए जो है वो 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन इनफ होती है, अनलाइक जर्मनी जहाँ पे आपको 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है। बैचलर्स में जाने के लिए फ्रांस में आपको जो है बिल्कुल भी 13 इयर्स की एजुकेशन नहीं चाहिए। आप 12 इयर्स के एजुकेशन के बाद डायरेक्टली जा सकते हो अपने इंटर के बाद, एफएससी के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फ्रांस का कि आप अपने एफएससी के बाद डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हो बैचलर्स के लिए। अब आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए होंगे? डॉक्यूमेंट्स में अगर आप बैचलर्स के लिए जाते हो तो आपको जो है अपने एफएससी मैट्रिक के जो है वो मार्कशीट्स और डिग्री चाहिए होगी, सर्टिफिकेट मींस के वो चाहिए होगा। उसके बाद आपको जो है रेज़्यूमे मीन्स के सीवी आपको चाहिए होगी। उसके बाद आप से यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मोटिवेशन लेटर भी डिमांड कर सकती है, और आपका जो है पासपोर्ट तो लाजमी ही होना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको सबसे पहले स्टेप आपका होना चाहिए कि आपका पासपोर्ट बने, तो पासपोर्ट तो लाजमी ही होना चाहिए। और बैचलर्स की अगर हम बात करें तो बैचलर में आपको आइल्स मोस्टली जो है वो रिक्वायर्ड ही होगा। तो अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाहते हो तो आपको आइल्स करना चाहिए। अब मास्टर्स के लिए आपको जो है मार्कशीट्स चाहिए आपके बैचलर्स की और आपके इंटरमीडिएट की, और आपको फिर डिग्रीज भी चाहिए आपके बैचलर्स की और आपके इंटरमीडिएट की। अगर आपने मास्टर्स किया है तो उसके भी मार्कशीट्स मींस के ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री। यहाँ पे मैंने जस्ट इंटरमीडिएट लिखा है, यहाँ पे आपका बैचलर्स आना चाहिए। ये मैंने रफ नोट्स बनाए हैं जस्ट पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए। आप जो है बैचलर्स की डिग्री भी आपको चाहिए होगी। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको रेज़्यूमे मींस के सीवी चाहिए होगी, जो कि आपको सबसे पहले स्टेप आपका सीवी बनाना होना चाहिए। अगर आप एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हो कहीं भी जाने के लिए तो आपको सीवी बनानी चाहिए, तो सीवी मस्ट होनी चाहिए। फिर उसके बाद मोटिवेशन लेटर आपको चाहिए होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस कोर्स के लिए, उसके लिए आपको मोटिवेशन लेटर लिखकर जो है उस पे लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद पासपोर्ट है, और फिर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी चाहिए होंगे आपके प्रोफेसर से या आपके जॉब वाली जगह से भी हो सकते हैं। तो इस मास्टर्स में आपके पास लेटर ऑफ रेफरेंस या रिकमेंडेशंस जो है वो मस्ट होते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपके पास एक प्लस पॉइंट है। अगर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आपके प्रोसेस के लिए, क्योंकि वो आपके पॉइंट्स बढ़ाएगा, आपकी प्रोफाइल पे एक अच्छा इम्पैक्ट देगा। उसके बाद अगर हम बात करें आइल्स की, तो आइल्स भी आपके पास होना चाहिए। आइल्स मस्ट नहीं है, लेकिन अगर है तो बेहतर है। आइल्स में मिनिमम जो है आपके 6.5 बैंड्स होने चाहिए मास्टर्स के लिए। 6.5 बैंड्स अगर आपके हैं तो तकरीबन 75% यूनिवर्सिटीज़ फ्रांस की जो है वो आपको एक्सेप्ट करेगी। उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है वो 6.5 होती है, लेकिन उसके बाद अगर हम किसी पब्लिक की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसमें जो है आपके पास 7 वगैरह भी आ जाती है, तो वो निकाल के बाकी जितनी भी रह जाती है 75% तकरीबन यूनिवर्सिटीज़, तो वो आपके 6.5 बैंड पे आपको मास्टर्स में इजीली जो है वो एडमिशन मिल जाता है। अगर आपका 6.5 बैंड नहीं है, आपका 6 बैंड्स हैं, तो फिर भी आपकी 30% फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन्स हो सकता है। वो भी आपके जो है वो 6 बैंड एक्सेप्ट करते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो मिनिमम 6 बैंड्स हैं, अगर उससे कम है तो फिर नहीं हो सकता। अगर 6 बैंड है तो फिर आप उन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो।
अब ये तो थी आइल्स की। अब अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो फिर आइल्स के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रांस का एक ये एडवांटेज है कि इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आइल्स रिक्वायर नहीं करती, तो आप आइल्स के बगैर इजीली जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और वीज़ा भी आपको मिल सकता है। आइल्स की जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, तो तकरीबन आपके पास 20% ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। अब ये थे आपके जो है मास्टर्स के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स। अब अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की, तो फ्रांस में आपके पास काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ है। इन्होंने एक अलग पोर्टल बनाया हुआ है जहाँ पे आप सारे स्कॉलरशिप्स फाइंड कर सकते हो। वो पोर्टल कहाँ पे है, वो पोर्टल आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूँगा। आपने जो इस लिंक पे क्लिक करना है और आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब फ्रांस ने एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाया है स्कॉलरशिप्स के लिए। यहाँ पे सारे स्कॉलरशिप्स जो है वो अवेलेबल है। इन स्कॉलरशिप में आप किसी भी अपनी मर्ज़ी का स्कॉलरशिप देख सकते हो और उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये स्कॉलरशिप्स जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, तकरीबन 327 स्कॉलरशिप है। अगर आप जब इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस स्कॉलरशिप्स के वेबसाइट पे आओगे। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। टॉप राइट पे आपको जो है लैंग्वेज का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसे इंग्लिश चूज़ कर लेना है। इंग्लिश चूज़ करने के बाद जो है आपको बस ये वेबसाइट सारा इंग्लिश में हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे फ़िल्टर्स चूज़ करने हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टूडेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं जो है मास्टर्स का स्कॉलरशिप्स ढूंढना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे स्टडी चूज़ करूँगा टाइप ऑफ ग्रांट में। फिर लेवल में जो है मैं यहाँ पे मास्टर्स चूज़ करूँगा। वो चूज़ करने के बाद जो है नीचे आपने अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं सारे सब्जेक्ट्स का चेक करना चाहता हूँ। उसके बाद जो है नेशनैलिटी का ऑप्शन है, तो इसमें जो है आप अपनी नेशनैलिटी चूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे एशिया चूज़ करूँगा। एशिया चूज़ करने के बाद जो है मेरे पास एशियन कंट्रीज़ की सारी लिस्ट यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ से जो है मैं अपनी कंट्री को चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से पाकिस्तान चूज़ कर लिया। पाकिस्तान चूज़ करने के बाद जो है मैंने यहाँ पे नीचे जो है ये क्लोज़ कर देना है फ़िल्टर अपना। फ़िल्टर क्लोज़ करने के बाद जो है मेरे पास सारे स्कॉलरशिप्स आ जाएँगे जो भी मेरे लिए अवेलेबल है, जो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। सिमिलरली आप इंडिया के, बांग्लादेश के, वो भी यहाँ मैं नेशनलिटी चूज़ कर रहे देख सकते हो। तो मैंने जो है अपने अकॉर्डिंग फ़िल्टर लगा के यहाँ पे सारे स्कॉलरशिप्स देख लिए हैं। इनमें से मैं अब अपने स्कॉलरशिप जो है वो फ़िल्टर आउट करके उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ये स्कॉलरशिप जो है आपके पास सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। इसकी डिटेल्स जो है आप इंडिविजुअली सारी देख सकते हो। मैं भी जो है स्कॉलरशिप्स के बारे में अलग अलग वीडियो बनाता रहता हूँ टाइम टू टाइम। अब इस वीक में आपके पास जो है काफ़ी स्कॉलरशिप्स की वीडियो आएंगी जिसमें स्पेसिफिकली आपको बताया जाएगा कि आपने इस एक स्कॉलरशिप के लिए स्पेसिफिकली कैसे अप्लाई करना है। उस स्कॉलरशिप का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। अब रिसेंटली मैंने कल ही जो है वो आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप का जो है वो वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। इसी तरह जो है मैं मज़ीद स्कॉलरशिप्स की वीडियो भी बना के अपलोड करता रहूँगा ताकि आपको पता चले कि आप अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आपने कैसे अप्लाई करना है। ये मैंने जस्ट आपको जो है वो रिव्यू दे दिया है स्कॉलरशिप्स का कि ये स्कॉलरशिप्स आपने कैसे फाइंड करने हैं, कैसे देखने हैं, कौन से वेबसाइट है, तो ताकि आपको जो है आइडिया हो जाए। तो फ्रांस जो है वो काफ़ी स्कॉलरशिप्स भी देता है और वो मैंने आपको दिखा दिया। अब स्कॉलरशिप्स के बाद हम आते हैं नीचे कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अब फ्रांस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने सब कुछ चूज़ कर लिया। अब आपने देखना है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो आपके पास जो है वो दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करो, और एक होता है कि आप कैंपस फ्रांस का जो सेंट्रलाइज पोर्टल है आप उस पर अप्लाई करो। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती है कि आपने डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे अप्लाई करना है, वहाँ हमारे वेबसाइट से आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो फिर आपने जो है डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ़ यूनिवर्सिटी जो कि फ्रांस में होती है उनकी एप्लीकेशन फ़ी होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है या आपको वेवर मिल जाता है। लेकिन जो है मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी होती है, जो कि स्टार्ट होती है 30 यूरो से लेके 200 यूरोज़ तक भी चली जाती है एप्लीकेशन फ़ी यूनिवर्सिटी की। तो अब दूसरा जो है फ्रांस की गवर्नमेंट में ने जो है एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाया है जहाँ पे आपके पास फ्रांस की तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो सारी एक ही पोर्टल में है। और आप इस एक पोर्टल के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हो एक ही एप्लीकेशन से। और उस एक ही एप्लीकेशन की फ़ी आपके पास जो है वो 30,000 पाकिस्तानी रुपीस होगी। वो 30,000 पाकिस्तानी रुपीस पे करके जो है आप किसी भी 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप 7 यूनिवर्सिटीज़ में मैक्सिमम 3 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, और फिर आप बाकी 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करोगे। और अगर आप जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो
तो आप जो है किसी भी जो है वो 7 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, चाहे कितनी भी उसमें प्राइवेट हो, चाहे सारी प्राइवेट हो, कितनी भी पब्लिक हो, सारी पब्लिक हो, वो मैटर नहीं करती। मास्टर्स में जो है आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बैचलर्स में आपके पास ये रूल है जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है डायरेक्ट करो या फिर कैंपस फ्रांस से अप्लाई करो, वो यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती है कि आप जो है कैंपस फ्रांस के जो उन्होंने पोर्टल आपको दिया है उससे डायरेक्टली अप्लाई करो, कुछ कहती है हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अप्लाई करो, तो वो जो है आप उसके अकॉर्डिंग ही फिर करोगे। अब आपने कैसे अप्लाई करना है वो पूरा प्रोसेस, इसकी डिटेल वीडियो जो है वो इसी वीक में जो है आपको मिल जाएगी, वो मैं बनाऊंगा और फिर आप उसमें सीख लोगे कि आपने उस पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है और कैसे जो है वो सारे सेक्शंस फिल करने हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सारा जो है मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। ये वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसमें अब मैं आपको समराइज़ करके सारी डिटेल्स बता रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं वीज़ा की। तो वीज़ा प्रोसेस जो है वो आपका पाकिस्तान से ही होगा। अपने पाकिस्तान में एम्बेसी है। अब जैसे कुछ कंट्रीज़ है जैसे कि माल्टा है, फ़िनलैंड है, उसके लिए जो है आपको बाहर एम्बेसीज़ के लिए जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए, और उसका जो है आपका टिकट भी एक्स्ट्रा लगता है। किसी कंट्रीज़ के लिए आपको अज़रबैजान जाना पड़ता है, किसी कंट्रीज़ के लिए आपको जो है दुबई जाना पड़ता है। लेकिन फ्रांस का ये एडवांटेज है कि आपको जो है पाकिस्तान में ही इसका सारा प्रोसेस अप्लाई करना होता है और करना होता है। अब इसका अपॉइंटमेंट जो है आपको 1 मंथ से लेके 1.5 मंथ तक जो है वो मिल जाता है, 1.5 मंथ तक। तो आपको जो है अपॉइंटमेंट में इसका इशू फ़िलहाल नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर में आपको इसका इशू आएगा और आ सकता है। चूँकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स काफ़ी जो है इसके लिए भी अभी अप्लाई कर रहे हैं और आगे आगे जो है वो मज़ीद भी स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे, तो इसमें भी आपके पास अपॉइंटमेंट का इशू आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है, जैसे कि इटली और जर्मनी का चल रहा है जिसमें बच्चे सालों साल इंतज़ार करते हैं। अब अगर हम वीज़ा डिसीजन की बात करें तो वीज़ा आपका जो है वो स्टैंडर्ड टाइम है 15 डेज़ का। 15 डेज़ के अंदर आपका जो है वो डिसीजन आ जाता है कि आपको वीज़ा मिला है या नहीं मिला। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक स्टेटमेंट की, तो आपको इसमें जो है वो 3 मंथ्स की मैच्योर्ड बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी पे। आपका लिविंग एक्सपेंस आ जाएगा इसमें तकरीबन 7,000 यूरोज़ का, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 7,000 8,000 का आपका लिविंग एक्सपेंस आ जाएगा, और बाकी जितनी भी आपकी रिमेनिंग फ़ी है उसका जो है वो आप कैलकुलेट करके उसी के अकॉर्डिंग जो है बैंक स्टेटमेंट रख लो। अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो तकरीबन आपका 40 लाख तक जो है मिनिमम जो है वो बन सकता है, अगर आप मिनिमम सस्ती यूनिवर्सिटी के लिए जाते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर आप जो है पब्लिक के लिए जाते हो तो शायद 30 लाख के अराउंड हो। लेकिन अगर आप एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ के पास जाते हो तो फिर आपका जो है 60 लाख तक बैंक स्टेटमेंट बन सकता है, और आपका ये 3 मंथ्स का मेच्योर होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपके वीज़ा में। तो आपका बैंक स्टेटमेंट जो है वो जेन्युइन होना चाहिए और सही होना चाहिए। उसके बाद वीज़ा फ़ी जो है वो आपने सबमिट करनी होती है और आपने अप्लाई करना होता है। तो ये था हमारा कंप्लीट गाइड स्टडी इन फ्रांस के हवाले से। इसमें मैंने तकरीबन सारे ही पॉइंट्स जो है वो कवर कर दिए हैं। अब ईच पॉइंट पे भी स्पेसिफिकली वीडियो आती रहेगी, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आपने कोर्स कैसे सेलेक्ट करना है, आपने सर्च कैसे करना है, यूनिवर्सिटी कैसे सर्च करनी है, सेलेक्ट करनी है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने एप्लीकेशन फिल कैसे करना है, सेंट्रलाइज पोर्टल को कैसे यूज़ करना है, रजिस्टर कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगा अच्छे से डिटेल में। तो आपको जो है वो सारी डिटेल्स आगे मिलती रहेगी। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, और अगर आपके कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।